बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। तो उसमें हम ये देख रहे थे कि किसी भी सॉलिड्स के अंदर जब हम कोई स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन पैदा हो रही हैं। अब डिफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस हो रही हैं, इस डिफॉर्मेशन में अप्लाइड फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं और जो डिफॉर्मेशन पैदा हो रही हैं उसको हमने स्ट्रेन का नाम दिया था। हुक के कानून में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान हम एक ग्राफ लेते हैं, एक्स एक्सिस के साथ हम स्ट्रेन एक्सिस बना लें, वाई एक्सिस के साथ हम स्ट्रेस एक्सिस बना लें, तो जहाँ तक जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हुक का कानून जो है वो लागू होता है, तो इन दोनों के माबैन ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हासिल होगी, जिसको हम मौजूदा जो है वो फिगर के अंदर ओ से ए तक देख रहे हैं। यहाँ पे हुक का कानून लागू होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन उसके बाद जब हम ए से बी की जानिब जो है वो मूव करते हैं, स्ट्रेस बढ़ाते हैं, तो स्ट्रेन उस अंदाज में जो है वो नहीं बढ़ती। अब भी जो है वो बी पॉइंट तक जो है वो पहुंचते हैं, तो बॉडी को जैसे ही हम स्ट्रेस हटाते हैं तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में तो आ जाती है। ओ से ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन तो है। यहाँ पे ए पे जैसे ही स्ट्रेस हटाते हैं तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाती है। ए से बी के दरमियान हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन अप्लाई स्ट्रेस जब भी यहाँ से जो है वो हम ख़त्म करते हैं तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जो है वो आ जाती है। बी से सी के दरमियान जैसे ही हम जो है स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो अब बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है वो पैदा हो जाती हैं। इस परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। सी तक जो है वो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद अगर सी से हम डी के दरमियान स्ट्रेस की मजीद कीमत जो है बढ़ाते हैं तो अब बॉडी के अंदर जो है वो ये चेंज जो है वो होना शुरू हो जाती है। बॉडी ब्रेक करना शुरू कर देता है। स्ट्रेस की वो मिकदार जिसके ऊपर बॉडी टूटना शुरू कर दे उसको हम फ्रैक्चर स्ट्रेस जो है वो कहते हैं। अब इन तमाम बातों को हम मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज के ज़रिए से जो है वो देखते हैं। ओ से ए तक जो है हमारे पास हम इस स्ट्रेस की कीमत को प्रोपोर्शनल लिमिट कहेंगे। ए से बी के दरमियान जो स्ट्रेस की कीमत है इसको हम इलास्टिक लिमिट कहेंगे। बी से सी के दरमियान जो है वो हमारे पास प्लास्टिसिटी है और सी से डी के दरमियान हमारे पास फ्रैक्चर स्ट्रेस है। तो जो भी एक बॉडी के अंदर अल्टीमेट कितना स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेस को कितना बर्दाश्त कर सकता है, इन तमाम बातों को समझने के लिए हमें जो है वो फिर इन टर्मिनोलॉजीज की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रोपोर्शनल लिमिट की तरफ जो है वो आते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट हमारे पास ओ से ए के दरमियान जो हम स्ट्रेट लाइन जो है वो देख रहे हैं, यहाँ पे हुक का कानून लागू हो रहा है और बॉडी के ऊपर जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ तक हुक का कानून लागू हो, स्ट्रेस जो है वो लगाते रहें तो स्ट्रेस की उस कीमत को हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम इस अंदाज में कहते हैं, the maximum stress that a material endures without losing proportionality between stress and strain is called proportional limit and is denoted by sigma p। तो अब अगर हम ए से बी के दरमियान जो है वो जाते हैं तो बॉडी की इलास्टिसिटी डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन अब हुक का कानून जो है वो लागू नहीं होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन जो है वो ये हासिल नहीं होगी। अब इस ए से बी के दरमियान जो हम स्ट्रेस की कीमत लगाते हैं, इस स्ट्रेस को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं और इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन हम इस अंदाज में जो है वो कर सकते हैं, the value of maximum stress from where body regains its original shape। स्ट्रेस की वो मिकदार जैसे ही हम उस स्ट्रेस को हटाते हैं तो बॉडी वापस अपनी असली हालत में आ जाती है और उसके बाद अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती है। इस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं और अगर हम इस इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन करें, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस फ्रॉम वेयर बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप and after that permanent deformation is produced is called elastic limit। और इस इलास्टिक लिमिट को हम सिग्मा ई से ज़ाहिर करेंगे। सिग्मा जो है वो स्ट्रेस के लिए जो है वो और इलास्टिसिटी के लिए जो है वो ये कर रहे हैं। अच्छा, अब हम जो चेंज जो है वो ला रहे हैं बॉडी के अंदर स्ट्रेस लगाने से, उसमें चेंज प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो लंबाई में हो, चाहे उसकी शक्ल में हो, चाहे उसके वॉल्यूम में जो है वो चेंज हो। ये चेंज भी दो किस्म के हैं। एक तब्दीली जो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर होती है,
स्ट्रेस लगाने से, और दूसरी तब्दीली जो है वो जो परमानेंटली जो है वो होती है। अगर हम टेम्परेरी बेसिस के ऊपर जो है वो देखें तो इस तब्दीली को हम जो है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो कहते हैं कि स्ट्रेस लगाया, उसमें चेंज आई, चाहे लंबाई में चेंज आई, चाहे उसके शेप में चेंज आई, चाहे हमारे पास जो है वो उसके वॉल्यूम में जो है वो चेंज आई, लेकिन जैसे स्ट्रेस हटाते हैं तो ये चेंज जो है वो खत्म हो जाती है। इस चेंज को हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन का नाम देते हैं, और इसकी डेफिनेशन इस अंदाज में जो है वो करते हैं, द टेम्परेरी चेंज प्रोड्यूस इन ए बॉडी आफ्टर विच बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और इसके मुकाबले में अगर हम जो है वो परमानेंट चेंज के लिए जाएं तो उसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, और उसकी डेफिनेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की ये करेंगे, द परमानेंट चेंज प्रोड्यूस इन ए बॉडी आफ्टर विच बॉडी डज नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल शेप, कि वो बॉडी अपनी असली हालत में जो है वो ना आए, परमानेंट चेंजेस हो जाएं, उसको हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का जो है वो नाम दे देते हैं। अच्छा, जहां से बॉडी वापस जो है वो अपनी असली शेप में जो है वो आ जाती है, उस पॉइंट को, जैसे कि हमारा मौजूदा कर्व के अंदर जो है वो बी पॉइंट है, कि बी तक वो पॉइंट है कि अगर हम स्ट्रेस रिमूव कर दें तो बॉडी अपनी असली हालत में जो है वो आ जाएगी। इस बी पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे वो मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, और स्ट्रेस हटा दें तो बॉडी जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जो है वो ये आ जाए। इसकी अगर हम डेफिनेशन जो करें यील्ड पॉइंट की, तो इस अंदाज में कर सकते हैं, द पॉइंट ऑफ स्ट्रेस and strain curve from where a body returns to its original shape and after that body becomes a plastic में मतलब उसमें परमानेंट जो है वो तब्दीली आ जाए, इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। और बॉडी कितना स्ट्रेस टॉलरेट कर सकती है, उसके अंदर जो है वो ताकत कितनी है, एक बॉडी की स्ट्रेंथ को जानने के लिए, उस जो है वो पायदार है या नहीं है, इस चीज को देखने के लिए हम एक और चीज जो है वो पढ़ते हैं, जिसको हम यूटीएस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का जो है वो नाम देते हैं। ये स्ट्रेस की वो मिकदार है जो बॉडी टॉलरेट करती है, बर्दाश्त करती है, चाहे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो या टेम्परेरी डिफॉर्मेशन हो, लेकिन बॉडी टूटे नहीं, इसमें ये बर्दाश्त कर रही है उस स्ट्रेस को। इसीलिए हम इसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो है वो नाम दे रहे हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हम इस अंदाज में कर सकते हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद विच ए बॉडी कैन विदस्टैंड आफ्टर विच मटेरियल बिगिंस टू ब्रेक। उसके बाद अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो वो बॉडी टूटना शुरू हो जाए, इसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो है वो नाम दे देते हैं। और अगर बॉडी जो है के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है वो पैदा हो जाए तो बॉडी की ये प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी कहलाती है, और इसकी डेफिनेशन हम इस अंदाज में कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी आफ्टर द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद जो है वो जैसे ही हम जो है वो स्ट्रेस लगाते हैं तो बॉडी की वो खासियत, क्या खासियत है ये, द परमानेंट डिफॉर्मेशन आर प्रोड्यूस, उसके अंदर एक मुस्तकिल डिफॉर्मेशन जो है वो पैदा हो जाए, इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी के बाद अगर हम स्ट्रेस जो है वो बढ़ाते हैं तो बॉडी के अंदर जो है वो टूट फूट होना शुरू हो जाती है। इस स्ट्रेस को हम फ्रैक्चर स्ट्रेस कहते हैं। द स्ट्रेस एट विच मटेरियल ब्रेक्स, वो स्ट्रेस जिसके ऊपर जो है वो मटेरियल टूटना शुरू हो जाए, इज कॉल्ड फ्रैक्चर स्ट्रेस, और इसको हम सिग्मा एफ से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि जो इलास्टिसिटी के बाद, लचक के फौरन बाद अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो टूट जाते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे हैं कि हम इलास्टिसिटी के बाद अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा होती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन के बाद फिर स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो फिर वो ब्रेक डाउन जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इलास्टिसिटी के बाद ब्रेक डाउन हो जाए या प्लास्टिसिटी के बाद जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, तो इन मटेरियल को हम दो किस्म की जो है वो कैटेगरी करते हैं। एक कुछ मटेरियल हमारे पास होते हैं, इनको हम जो है वो कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद जो है वो टूट जाए, मतलब पहले हम स्ट्रेस लगाते हैं, उसकी लचक रहती है, स्ट्रेस हटाते हैं, वो वापस अपनी असली हालत में आ जाते हैं, लेकिन जैसे स्ट्रेस उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लगाते हैं तो परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा हो जाती है। उसके बाद स्ट्रेस की मिकदार और बढ़ाते हैं तो ये बॉडी जो है वो टूट जाती है। जैसा कि जो है वो हमने बी से सी के दरमियान देखा था कि वो प्लास्टिसिटी है कर्व के अंदर, लेकिन सी से जैसे डी के दरमियान कर्व के अंदर हम जो है वो स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो बॉडी टूट जाती है। इस किस्म के मटेरियल को हम डक्टाइल सब्सटेंसेस कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन इस अंदाज में करते हैं, द सब्सटेंस विच अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल इट ब्रेक इज नोन एज डक्टाइल सब्सटेंसेस। और इसके एग्जांपल अगर हम जो है वो कहें
तो कॉपर है हमारे पास, लेड है, रॉट आयरन है, ये तमाम मटेरियल जो है वो जब हम स्ट्रेस लगाते हैं तो पहले इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा होती है, फिर स्ट्रेस लगाते हैं तो वो तब जाके जो है वो टूटते हैं। इनको हम डक्टाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। इसके मुकाबले में हमारे पास हैं दूसरे जो किस्म है वो ब्रिटल सब्सटेंसेस हैं। ये वो सब्सटेंसेस है कि जैसे ही हम उनके इलास्टिक लिमिट से स्ट्रेस ज्यादा बढ़ाते हैं तो वो फौरन टूट जाते हैं, परमानेंट डिफॉर्मेशन पैदा नहीं होती बल्कि वो ब्रेक डाउन जो है वो कर जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम ब्रिटल सब्सटेंसेस कहते हैं और इनकी डेफिनेशन हम इस अंदाज में करते हैं, द सब्सटेंसेस विच ब्रेक्स जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड ब्रिटल सब्सटेंसेस। और इन सब्सटेंसेस की अगर हम एग्जांपल जो है वो कहें, हमारे पास जो है वो गिलास है, हाई कार्बन स्टील है, ये मटेरियल हमारे पास ब्रिटल सब्सटेंसेस जो है वो कहलाते हैं।